नमस्ते। पिछले लेक्चर पे हम लोग परमाणु संरचना आंतरिक विचार पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था और उसके बाद एक और वीडियो बताया था जिसमें हमने मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या की बात की थी। एक बार जल्दी से मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति का पोस्टल एड्रेस पता करना है तो हमें उसके बारे में 4 चीजें पता होनी चाहिए, जो कि हैं उसका शहर, उसका मोहल्ला, उसका घर और उस व्यक्ति का नाम। तो जैसे ही आपको किसी व्यक्ति का शहर, मोहल्ला, उसका मकान नंबर और उसका नाम पता होगा तो आप उस व्यक्ति तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। उसी तरह से किसी भी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें उसकी कक्षा, उपकक्षा, उपकोष और चक्रण, ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। यदि हमें ये 4 चीजें पता हैं तो हम इजीली उसके बारे में चीजों को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आज हम उसी चैप्टर पर बात करेंगे और हम देखेंगे कि आखिरकार इन चीजों की सहायता से हम किस प्रकार से क्वांटम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं और ये क्वांटम संख्याएं क्या हैं। इसके पहले कि मैं आपको आगे बढ़ूं और आगे की बातें बताऊं, पिछला वाला वीडियो मुझे उम्मीद है आप अब तक देख चुके होंगे, जिसमें हमने क्वांटम संख्याओं पर चर्चा की थी और हमने बताया था, ये एक्स वाई जेड भी मैं हटा देता हूं, और हमने बताया था कि जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहले हमने कहा था मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, और दूसरी थी द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, पहले वाले को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर आए थे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या पर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और फाइनली जो चौथे प्रकार की क्वांटम संख्या थी वो थी चक्रण क्वांटम संख्या। इसे n, इसे l, m और s इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो ये उम्मीद है ये वाला पार्ट आपने देख लिया होगा। आज हम इन्हीं पर थोड़ा और डिटेल बात करेंगे। तो पहले शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मुख्य क्वांटम संख्या की। क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान कराती हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो सबसे पहला भाग है वह है मुख्य क्वांटम संख्या, इसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। इसे n से व्यक्त किया जाता है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। वो क्वांटम संख्या जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा का ज्ञान कराती हैं, जो ये बताती हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित है और इसका जो मान होगा वो 1, 2, 3 इस प्रकार से कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0 नहीं होगा, कोई भिन्न संख्या नहीं होगी। सुख है। मुख्य क्वांटम संख्या सिंपली कोष के बारे में बताती है। जैसे ही जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वहां पर मुख्य क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं वो बड़ी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, इसलिए इस पर डिटेल में बात करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या की। द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर कह सकते हैं और इसे L से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वो क्वांटम, अब देखिए मैं यहां पर लिखता भी चल रहा हूं। जो पहली वाली थी वो कक्षा या कोष के बारे में जानकारी दे रही थी, मुख्य क्वांटम संख्या, जबकि वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा या उपकोष की जानकारी देती है। देखिए यहां आपको विशेष बात समझने वाली है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा या उपकोष की जानकारी देती है। हमने विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल पढ़े थे और उसमें से एक परमाणु मॉडल जो सबसे लेटेस्ट था उसका नाम है सोमरफील्ड परमाणु मॉडल। सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल में बताया गया था उपकक्षा के बारे में। उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक कक्षा कई उपकक्षाओं से मिलकर बनी होती है। पहली कक्षा में 1, दूसरी कक्षा में 2, तीसरी कक्षा में 3, चौथी कक्षा में 4 उपकक्षाएं होती हैं। पहली जो उपकक्षा है उसे हम S, दूसरे वाले को S और P, तीसरे वाले को S, P और D, चौथे वाले को S, P, D और F कह सकते हैं। साथ ही साथ सोमरफील्ड ने यह भी बताया था कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस चीज को
कीप इन योर माइंड एंड प्रोसीड फर्दर। तो इसको हम दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आखिरकार इससे हमारा क्या सिनेरियो निकल के आता है। ठीक है, तो मान लीजिए, हाँ एक चीज और हमने बताई थी यहाँ पर कि जो द्विगंसी क्वांटम संख्या है इसका मान 0 से n-1 तक हो सकता है। ओके, सो सपोज दैट कि n बराबर 1 है, तब या n बराबर 1 का क्या मतलब हो, पहली कक्षा, तब l बराबर कितना हो सकता है, तब l का मान 0 से 1 माइनस 1 में से घटाइए 0 ही आएगा, तब l का मान 0 आएगा। यानी पहली कक्षा के लिए जो उपकोष है उसका मान 0 है। पहली कक्षा में कौन सा उपकोष है, केवल s। तो इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि s के लिए द्विगंसी क्वांटम संख्या s के लिए जो आ रही है वो है 0। अब बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की, जब n का मान 1 ना होगा के 2 होगा। ठीक, तब हम सिंपली इसी रूल को फॉलो करते हैं। तब l के मान क्या क्या हो सकते हैं, तब l बराबर होगा 0 से n-1 यानी कि 2 ऋण 1 तक। तो 0 तो होगा ही होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, तो तब l का मान होगा 0 और 1। यहां देखे जरा, दूसरी कक्षा के लिए 2 उपकोष मिलेंगे जो कि हैं s और p। अब इसमें से जो 0 वाला है वो तो s के लिए स्टैंड कर जाएगा, तो 1 किसके लिए आएगा, p के लिए। इस कंडीशन में p की जो द्विगंसी क्वांटम संख्या है वो हो जाएगी 1। अब बात करते हैं जब n बराबर 3 हो जाएगा, ये तीसरी स्थिति की बात कर रहे हैं। जब n बराबर 3 होगा तब l के मान क्या क्या हो सकते हैं, इसी रूल से देखते हैं। 0 से लेकर 3 ऋण 1 तक, यानी कि 0, 1 और 2। ठीक, अब यहां से देखिए तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होंगे जो कि है s, p और d। s का मतलब 0, यहां से भी देख चुके हम, p का मतलब 1, तो d के लिए क्या आएगा, 2। इसका मतलब कि d की जो द्विगंसी क्वांटम संख्या है वो है 2। अब बात करते हैं फाइनली चौथी स्थिति की, जब n बराबर 4 होगा, यानी जब चौथी कक्षा होगी, तब जो l का मान है, रूल यही लगाते हैं, तब l का मान होगा 0 से लेकर 4 ऋण 1 यानी 3 तक। तो 0, 1, 2 और 3। इस स्थिति में 0 है s के लिए, 1 है p के लिए, 2 है d के लिए, तो 3 किसके लिए आ गया, यस यू आर राइट, f का मतलब आता है 3। तो इस प्रकार से आपको अगर s, p, d और f लिखा है तो आप केवल s, p, d, f देखकर उनकी द्विगंसी क्वांटम संख्या यानी कि l की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको कक्षा पता चल जाए और ये पता चल जाए कि उस कक्षा में s में है कि p में है कि d में है कि f में है, तो हम उसकी द्विगंसी क्वांटम संख्या l का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको भी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से हम लोग आगे क्वांटम संख्याएं फाइंड आउट करेंगे। सो ये पूरी बात हो गई द्विगंसी क्वांटम संख्या की। आई होप आपको कोई इस पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या पर। अब देखिए बात करेंगे हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलिए ऊपर वाला लिखा रहने दें। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। ओके, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष के अभिविन्यास को व्यक्त करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे m से व्यक्त किया जाता है और m का मान जो हमने पिछले वाले लेक्चर में भी देखा था वो -L से 0 सहित +L तक हो सकता है। ठीक, अब देखिए L किसके लिए डिफाइन है, SPDF के लिए। तो उस आधार पर m का मान किस पर डिपेंडेंट होगा, SPD या फिर F पर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं उपकोष, और उस उपकोष के आधार पर पहले वैल्यू निकलेगी L की और L के बाद वैल्यू निकलेगी M की। चलिए शुरू करते हैं। उपकोष है हमारे S, P, D और F। जब S था तो S के लिए L की वैल्यू 0 आई थी, P के लिए 1 आई थी, D के लिए 2 आई थी, F के लिए 3 आई थी। अब रूल ये है अपना, इस रूल को ध्यान में रखना है और इस रूल की सहायता से हमें प्रोसीड करना है। जब L का मान 0 है,
ठीक है। तो m का मान -0 से 0 सहित +0, कुछ मजा नहीं आया, -0 से +0 0, तो m का मान भी 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब p है तो p के लिए l का मान 1 है, तो उस कंडीशन में m का मान p के लिए कितना हो जाएगा, -1 से 0 सहित +1, यानी कि -1, 0 और +1। ओके। जब d है तो d के लिए l का मान 2 और d के लिए m के मान जो होंगे वो -2, -1, 0, +1 और +2। जब f है तो f के लिए l का मान 3 और m के मान जो संभव हैं वो हो जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। चिन्ह नहीं लगा है, मींस प्लस ही है। एक चीज और यहीं पर आपको समझा देते हैं, ठीक है। जब आप एक्चुअल में सवालों पे हल करने जाएंगे चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान, तो वहां पर आपको उपकोष के अभिविन्यास भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी सरल शब्दों में उनको कहते हैं तो हम डिब्बा बनाने पड़ेंगे। तो कितने उपकोष के अभिविन्यास बनेंगे, तो अभिविन्यासों की संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। अभिविन्यासों की संख्या, देखिए अभिविन्यासों के नंबर तो ये हो गए। अब इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक अभिविन्यास में है, कौन सा है, कैसे ज्ञात करना वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन इनमें से किसी एक अभिविन्यास में है तो हमें गिन के उतने अभिविन्यास बनाने पड़ेंगे। तो 0 एक ही अंक होता है, इसका मतलब s के लिए 1, तो s के लिए एक अभिविन्यास बनेगा। अभी वो कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे। p के लिए टोटल अभिविन्यास बनते हैं 1, 2 और 3, ये हो गए 3। d के लिए टोटल अभिविन्यास बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और f के लिए टोटल अभिविन्यास बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको ज्ञात करने का एक और नियम है, सिंपल सा, m की टोटल संख्या ज्ञात करने का। हम यहाँ पर कर सकते हैं 2l + 1। चलिए देखते हैं कैसे आता है। l की वैल्यू 0 रखिए, तो 0 का मान जब 0 होगा तो ये तो 2 × 0 0, 1 आ गया। जब आप 1 रखेंगे यहाँ पर, l की वैल्यू 1 रखिए तो 2 × 2 = 3, तो ये 3 आ जाएगा। 2 रखिएगा 2 दूनी 4, 1 5, 5 आ जाएगा। 3 रखिएगा 3 दूनी 6, 1 7, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपली अभिविन्यास की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब इसका यूज कैसे करना है, किस प्रकार से हम डिब्बों को बनाना है, चलिए उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये मैं हटा देता हूं इधर का। सबसे पहले बात करते हैं यस के लिए। तो यस के आगे लिखा है 1, इसका मतलब जब आप एस में बनाएंगे तो उस पर केवल एक ही बॉक्स बनाना है, इस प्रकार का, ओके। और इसके ऊपर आप सिंपली 0 लिख सकते हैं क्योंकि m की वैल्यू 0 है। जब आप p की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं, यानी कि 3 अभिविन्यास बनाने हैं और उन तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। तो एक के ऊपर आप लिखिएगा -1, एक के ऊपर 0 और एक के ऊपर +1। अब बात करते हैं d की। d के आगे यहाँ पर लिखा है 5, यानी कि आपको 5 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे और पांचों के ऊपर ये नंबर्स लिख देने हैं, -2, -1, 0, 1 और 2। और फाइनली आते हैं f पर। f पर हमें 7 बॉक्स बनाने हैं और उनकी भी वैल्यू दिए हुए तरीके से ही लिखनी है। तो -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो आप अभी ये बॉक्स बनाना सीखिए। इनका यूज कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर पर देखेंगे, ठीक है। जब भी हम क्वांटम संख्या निकालने पर चर्चा करेंगे तब इन बॉक्सेस का यूज होगा, ठीक है। तो इसके पहले आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि यस के लिए कितने बॉक्स बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा जाता है। पी के लिए कितने बनते हैं, क्या लिखा जाता है, ऐसे ही सबके लिए आपको ये बॉक्सेस क्लियर होने चाहिए। तो ये भी आपको कॉपी पर नोट करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फाइनली इन क्वांटम संख्याओं के सबसे छोटे हिस्से पर पहुंचते हैं, जो कि है चक्रण क्वांटम संख्या। चौथे प्रकार की क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या या फिर स्पिन क्वांटम संख्या, इसे एस से व्यक्त करते हैं। देखिए जो भी बॉक्सेस या अभिविन्यास बनाए थे, इसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अभी मैंने जो बॉक्स बनाया था, चलिए एस वाले की बात कर रहे थे, एस के लिए एक ही बॉक्स बनता है। इसके अंदर किसी भी एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। एक जो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहा है और दूसरा जो वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहा है। तो जो सीधा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए क्वांटम संख्या का मान +12 हो जाएगा और इस प्रकार से जो उल्टा है इलेक्ट्रॉन
उसके लिए क्वांटम संख्या का मान -12 हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो +12, अगर दूसरा है और दूसरे के लिए लिख रहे हैं तो -12। इस प्रकार से ये क्वांटम संख्याएं, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। नमस्ते। देखिए